हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे देखेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। आज हम कनिष्क के बारे में, सुंग डायनेस्टी के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे सातवाहन। खैर, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आप में से अधिकतर लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जो हमारे व्यूवर्स हैं। बट अगर कुछ स्पेशल फीचर्स को आप एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें आपको लेक्चर्स के अलावा भी चाहिए, तो उन सभी के लिए आपको सब्सक्राइब जो बटन है ना, उसके बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पर मंथ की मेंबरशिप है, बहुत कम कॉस्ट में। तो वहाँ से आपको कुछ स्पेशल पर्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप उसको करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए ये सब चीज़ें सफिशिएंट है जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एनीवेज, तो हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जो आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड था, ठीक है, मौर्योत्तर काल, वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। इसके पहले की जो भी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जा करके इसके प्रीवियस चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए। आज हम शुरुआत करेंगे कनिष्क से, ठीक है। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। इससे पहले के टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। और हम लोग एक्चुअली कुषाण डायनेस्टी पढ़ रहे थे ना, कुषाण के बारे में। ठीक है, तो ये किस डायनेस्टी का है? तो ये कुषाण डायनेस्टी का है, ठीक है, कुषाणास। ठीक है, कुषाण वंश का शासक है कनिष्क, जो कि ये महानतम शासक था, जो ग्रेटेस्ट रूलर था कुषाणों का। और हमको एक स्टेचू के एविडेंस मिले हैं, एक मूर्ति मिली है, जिसका जो कि हेडलेस है, ठीक है। एक हमको स्टेचू मिला है जो क्या है, हेडलेस है, यानी उसका सर नहीं है, ठीक है। एक मेल का है वो, और साथ ही साथ उसने एक सैनिक के कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेस ऑफ अ सोल्जर। तो जो ये स्टेचू है, इसके बारे में कहते हैं कि ये किसका है? ये कनिष्क का है, ठीक है। कनिष्क के स्टैचू के बारे कनिष्क का स्टैचू इसको माना जाता है। खैर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं, बस इतना याद रखना है कि एक हेडलेस सोल्जर के ड्रेस पहना हुआ एक मेल है, ठीक है। उसको किससे हम डिनोट करते हैं, या किसका वो माना जाता है? वो कनिष्क का माना जाता है। कनिष्क जो था वो एक इंपेरियलिस्ट यानी कि साम्राज्यवादी शासक था। इसके समय में 2 वॉर हुई चाइना से, ठीक है। 2 वॉर्स किससे? चाइना से। चीन से 2 युद्ध होते हैं। जो पहला युद्ध है वो कनिष्क हार जाएगा। कनिष्क क्या करेगा? हार जाएगा। कनिष्क लॉस्ट, ठीक है। द फर्स्ट बैटल विथ चाइना was lost by Kanishk and won by China. But in the second battle, कनिष्क won। दूसरे युद्ध में कौन जीतता है? कनिष्क जीतता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि चाइना से जो युद्ध हुआ था भारत में, भारत का, तो वो किसके समय में हुआ था? वो कनिष्क के समय में हुआ था। 2 युद्ध हुए थे, पहले में कनिष्क हारा था, दूसरे में कनिष्क जीता था। और जो चाइना के कमांडर थे, यानी कि सेनापति, चाइना के कमांडर यानी कि सेनापति, ये कौन थे? तो ये थे आपके पंचाओ, पांचाओ, ठीक है। पांचाओ वाज द कमांडर ऑफ चाइनीज आर्मी। एंड नेक्स्ट थिंग, ही वाज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वो क्या था? ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का महान संरक्षक, बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। इसी के टाइम पीरियड में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। चौथी जो बौद्ध संगीति होती है, वो किसके समय में होती है? तो वो कनिष्क के समय में होती है। कहाँ पे हुई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जो कनिष्क के समय में हुई, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुंडलवन। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति होती है, ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। और यहीं पे जो बुद्धिज्म है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं हीनयान,
और दूसरे को हम कहते हैं महायान। क्या कहते हैं? हीनयान और महायान। ठीक है। अब जब हीनयान और महायान की बात चल रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कनिष्क था वो महायान का फॉलोअर था। कनिष्क किसका फॉलोअर था? महायान का। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का फॉलोअर था और इसी ब्रांच में पहली बार महात्मा बुद्ध के स्टैचू बने थे। जो महायान है, देखिए हीनयान में सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो बौद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनके स्टैचूज नहीं बने हीनयान में। कहाँ बने सबसे पहले? महायान में। ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द स्टैचू ऑफ बुद्धा। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां सबसे पहली बार किस ब्रांच में बनी थी बौद्ध धर्म के? तो वो था महायान। ठीक है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। क्लियर है ये चीज? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इस छोटी सी चीज में कोई भी डाउट होगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका कनिष्क का बुद्धिज्म से रिलेटेड बातें हो गई, कुछ इसकी जनरल बातें हो गई, और थोड़ा सा हम आगे देखते हैं जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे ही वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स। ठीक है। मतलब कि विद्वानों का महान संरक्षक। ग्रेट पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स, विद्वानों का महान संरक्षक। सम स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, चरक, पार्स एटसेट्रा। ठीक है। तो इसके कोर्ट में, जो इसकी कोर्ट थी, उसमें कुछ स्कॉलर्स थे जो कि बहुत फेमस थे। ठीक है। उनमें के आपको नाम याद रखने होंगे, जैसे कि आपका हो गया अश्वघोष। ठीक है। अश्वघोष हो गया, वासुमित्र हो गया, चरक हैं, नागार्जुन हैं। ठीक है। अश्वघोष, वासुमित्र, चरक, नागार्जुन, ये सभी क्या थे? ये सभी स्कॉलर्स थे। और भी कई सारे स्कॉलर्स थे, जैसे आपका पार्श्व हो गए। ठीक है। एक आपके हो गए पार्श्व एटसेट्रा। तो कई सारे स्कॉलर्स थे उसके कोर्ट में, यानी कि जो कनिष्क है उसके दरबार में कई सारे स्कॉलर्स मौजूद थे। तो हम अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वघोष के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अश्वघोष के बारे में। तो अश्वघोष को कहा जाता है, नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिर्फ कनिष्क की वजह से नहीं, वैसे भी अश्वघोष अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री की, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है। तो जो आपके अश्वघोष हैं, इनको कहा जाता है भारत का मिल्टन, मिल्टन ऑफ इंडिया। भारत का मिल्टन किसको कहा जाता है? अश्वघोष को कहा जाता है। इनकी बुक का अगर हम नाम देखें तो इनकी बुक है बुद्ध चरित सुंदर नंद। इनकी बुक आप नोट कर लीजिएगा, बुद्ध चरित बुद्ध चरित सुंदर नंद, सुंदर नंद और सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र सुंदर नंद सारिपुत्र प्रकरण। क्या है ये? सारिपुत्र प्रकरण। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि लिखी गई हैं अश्वघोष जी के द्वारा। एंड सारिपुत्र प्रकरण was the first drama written in Sanskrit. फर्स्ट ड्रामा
रिटन इन संस्कृत। पहला नाट्य या पहली नाट्य पुस्तक या पहला नाटक जो कि लिखा गया संस्कृत भाषा में, कौन सा है? सारिपुत्र प्रकरण। कौन है इसके ऑथर, कौन है इसके लेखक? तो वो हैं अश्वघोष। ठीक है। और यहाँ पे जो सारिपुत्र प्रकरण की बात हो रही है, सारिपुत्र यहाँ पे एक पर्सन है जो कि डिसिपल था बुद्धा का। ठीक है। हिज ड्रामेटिकली इनिशिएशन इन बुद्धिज्म। ठीक है। तो मतलब बहुत एक सारिपुत्र जो है, पहली बात तो ये समझिए सारिपुत्र कौन है। सारिपुत्र जो है वो डिसिपल है। ठीक है। किसका? बुद्ध का। बुद्ध का शिष्य है सारिपुत्र। तो उसने किस तरीके से बुद्धिज्म को अपनाया, कैसे वो बौद्ध धर्म में आता है, उसको लेके जो उसका नाटकीय पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो ड्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, वो इसी को हम बोलते हैं सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है। और इसीलिए इनको बोलते, चूंकि ये पहला ड्रामा था जो कि लिखा गया संस्कृत में। ठीक है। इसीलिए अश्वघोष को फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा कहते हैं। अश्वघोष को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा। संस्कृत नाटक के पिता किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है अश्वघोष को। तो ये पूरी डिटेलिंग थी आपके अश्वघोष के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके चाहे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ और आप जो है इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चरक की। किसकी बात करेंगे? चरक की। तो चरक के बारे में देखते हैं क्या क्या बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चरक जो हैं, ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, चिकित्सा शास्त्री। चरक कौन थे? चिकित्सा शास्त्री थे, मेडिकल डॉक्टर थे। इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। ही वॉज द ऑथर ऑफ चरक संहिता। ऑथर ऑफ चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक थे चरक। चरक संहिता के लेखक कौन थे? चरक। और चरक संहिता क्या है? एक आयुर्वेदिक लिटरेचर है। क्या है? आयुर्वेदिक लिटरेचर। ठीक है। आयुर्वेदिक साहित्य है चरक संहिता। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन। तो नागार्जुन को कहते हैं आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। क्लियर है ये चीज? भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को। आइंस्टीन की तरह इन्होंने भी सापेक्षतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दैट मीन्स ही propounded द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाइक आइंस्टाइन। propounded the theory of relativity। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत लाइक आइंस्टाइन। propounded the theory of relativity like आइंस्टाइन या आइंस्टीन। तो आइंस्टीन की तरह इन्होंने भी सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगर आपको रिलेटिविटी के बारे में समझना है तो कभी जब साइंस पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज़ हम समझाएंगे। ठीक है। तो इन्होंने थ्योरी दी थी ये वाली।
तो चूंकि आइंस्टीन ने भी रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, इन्होंने भी रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, दैट्स वाई उनको जो है इंडिया का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत शून्यवाद यानी कि माध्यमिक दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था, यानी एक और इन्होंने क्या है प्रोपाउंडेड किसका प्रतिपादन किया है? निहिलिज्म का। किसका प्रतिपादन? निहिलिज्म यानी कि शून्यवाद, निहिलिज्म इन बुद्धिज्म। ठीक है। निहिलिज्म को क्या बोलते हैं? शून्यवाद या फिर माध्यमिक दर्शन। माध्यमिक दर्शन तो किसने प्रपोन्ड किया है ये? तो ये किया है नागार्जुन ने। इनकी बुक, दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पहली इनकी बुक है विभास शास्त्र। क्या है पहली बुक? नहीं सॉरी, विभास शास्त्र इनकी बुक नहीं, आई थिंक विभास शास्त्र तो वासुमित्र की थी। इनकी बुक, हाँ इनकी बुक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। पहली कौन सी है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ठीक है, ये इनकी एक बुक थी प्रज्ञा पारमिता सूत्र। क्या है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और दूसरी है माध्यमिक कारिका। दूसरी कौन सी है? माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका वॉज द सेकेंड बुक ऑफ नागार्जुन। तो नागार्जुन की दो बुक हो गई, ये आपकी पूरी नागार्जुन से रिलेटेड पॉइंट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे वासुमित्र। वासुमित्र में बहुत कुछ खास नहीं है, वासुमित्र में भी एक ही चीज है, वो भी इनकी बुक है जिसका नाम है, वासुमित्र की बुक का नाम देख लीजिए इसको यहीं पे, वासुमित्र। इनकी बुक है विभास शास्त्र। विभास शास्त्र। ठीक है, विभास शास्त्र वॉज द बुक ऑफ वासुमित्र। ये क्या है? ग्लोबल डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज्म। इट इज ग्लोबल डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये क्या है? बौद्ध धर्म का एक विश्वकोश है विभास शास्त्र, जिसकी रचना की थी वासुमित्र ने। क्लियर है ये चीज? तो जो विभास शास्त्र है वो क्या है? ग्लोबल डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है विभास शास्त्र को। इसके बाद कनिष्क के इरा से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है शक संवत, शक कैलेंडर। कनिष्क से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आपको याद रखना है, शक कैलेंडर। ये 78 एडी में, 78 ईस्वी में, ठीक है, एडी कह लीजिए, कॉमन इरा कह लीजिए, या ईस्वी कह लीजिए, 78 आपको याद रखना है। ठीक है, 78 एडी यानी कि 78 ईस्वी में कनिष्क ने इसको शुरू किया था। एंड इट इज एक्सेप्टेड एज नेशनल कैलेंडर। एक्सेप्टेड एज नेशनल कैलेंडर। ठीक है, इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृत किया गया है 22 मार्च 1957 को। ठीक है, मार्च 22 1957, 22 मार्च 1957 को शक कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया या अंगीकार किया गया।
और इसका जो फर्स्ट मंथ होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक संवत का या शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। तो इसका पहला महीना होता है चैत्र। कौन सा होता है? चैत्र। ये अगर हम देखें जनरली जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, ये जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो इसमें किस डेट से शुरू होता है? शक कैलेंडर यानी फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट जो होगी वो अगर आप देखो तो वो 21 या फिर 22 मार्च होती है। क्लियर है ये चीज? 21 या 22 मार्च को शक संवत का पहला दिन होता है। अगर हम इसके 12 जो महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, अगर उनके हम नाम नोट करना चाहें तो हम चलिए वो भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, बेसिक होती हैं, तो लिख देता हूँ मैं। खैर, तो पहला आपका होगा चैत्र। ठीक है। चैत्र के बाद आपका आएगा वैशाख। चैत्र के बाद क्या आएगा? वैशाख। चैत्र वैशाख, फिर ज्येष्ठ आता है। ज्येष्ठ के बाद में आता है आषाढ़। ज्येष्ठ के बाद में क्या आएगा? आषाढ़। ठीक है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, फिर श्रावण है और फिर भाद्र है। फिर आएगा आपका श्रावण और फिर आपका आएगा भाद्र। इसके बाद अगला होता है अश्विन, फिर होता है कार्तिक, अश्विन है, अश्विन के बाद कार्तिक है, और कार्तिक के बाद आपका आता है अग्रहायण। अग्रहायण, और अग्रहायण के बाद पौष। पौष के बाद आएगा माघ। पौष, माघ, और सबसे लास्ट आपका होता है फागुन। तो देखिए, फर्स्ट आपको याद रखना है चैत्र और लास्ट आपको जरूर याद रखना है फागुन। तो ये आपका हो गया शक कैलेंडर से जुड़ी हुई बातें और कनिष्क के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे कनिष्क के बारे में, और हमको बहुत ज़्यादा जानने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जो आर्किटेक्चर है, जो लिटरेचर है, जो कल्चर जिसको हम कहते हैं, वो सभी हम आपका पूरा, जैसे मौर्यन पीरियड का कल्चर हो गया, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का कल्चर हो गया, फिर गुप्ता पीरियड का कल्चर, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का कल्चर, वो कल्चर हम आपको अलग से प्रॉपर एक सेशन में लाइन से, देखिए जो कल्चर है अलग अलग इरा का, जो आर्किटेक्चर होगा, जो लिटरेचर है, उन सभी चीज़ों को हम अलग से इसलिए लाते हैं कि जैसे मॉडर्न पीरियड में कल्चर कैसा था, ठीक है, आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था, फिर उसका डेवलप होके वो पोस्ट मॉडर्न में कैसा हो गया, या उसमें क्या चेंजेस आए, डिक्लाइन होता है कि डेवलपमेंट होता है, वो बात की बात है। बट आपको ये देखने को मिलेगा कि आप चेंज कैसे हो रहा है, ये आपको समझना आसान रहेगा अगर आपने क्या किया है, अगर आपने उसको एक साथ पढ़ा है। ठीक है, जैसे मॉडर्न का पढ़ लिया, फिर पोस्ट मॉडर्न का, फिर उसके जस्ट बाद आपने गुप्ता देख लिया, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता देख लिया, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं सक्सेसर ऑफ कनिष्क के बारे में, कनिष्क के उत्तराधिकारी। सक्सेसर, उत्तराधिकारी। तो इनमें आप देखोगे आपको 4 नाम देखने को मिलेंगे। एक है वशिष्ठ। कौन है? वशिष्ठ। ठीक है, वशिष्ठ के बाद अगला आपको देखने को मिलेगा हविष्क। वशिष्ठ, हविष्क। ठीक है, वशिष्ठ है, फिर हविष्क है, हविष्क के बाद कनिष्क 2 है। कनिष्क 2, और देन आपका आएगा वासुदेव। देन आपका क्या आएगा? वासुदेव आएगा। ठीक है, ये 4 उसके सक्सेसर हैं जो आपको देखने हैं यहां पे। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे हविष्क जो है, उसकी सिक्कों पर कला प्रियता दिखती है। ठीक है,
उसके सिक्कों पे क्या दिखता है, मतलब ही वॉज अ आर्ट लवर, और वो दिखता है उसके सिक्कों पर। ठीक है, उसने सिक्कों पर बुद्ध की जगह हिंदू देवता स्कंद एवं विशाख की आकृति बनवाई थी। ठीक है, जो इसके सिक्के थे, इसके कॉइन्स थे, इसके कॉइन्स पे बुद्ध का नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बुद्ध की जो आकृति है वो देखने को नहीं मिलती है। फिगर ऑफ बुद्धा इज नॉट, यू विल नॉट फाइंड द बुद्धाज फिगर ऑन द कॉइन ऑफ हविस्क। तो किसकी मिलती है, हिंदू गॉड की मिलती है फिगर। ठीक है, फिगर ऑफ हिंदू गॉड। कौन कौन है वो दो लोग जिनके जिनका प्रतिमा या जिनका फिगर जो इनकी आकृति देखने को मिलती है इसके कॉइन्स पे, तो वो है स्कंद और विशाख। स्कंद और विशाख, स्कंद और विशाख जो है दो हिंदू धर्म के देवता हैं जिनकी आकृति देखने को मिलती है हविस्क के सिक्कों पर। और इसने कनिष्क की तरह कश्मीर में दो सिटीज जो है वो बसाई थी। ठीक है, 2 सिटीज, कहां पे, कश्मीर में। कौन कौन सी हैं, तो एक आपकी है हुस्कपुर। कौन सी है, हस्कपुर आप कह सकते हो या हुस्कपुर। ठीक है, एक आपकी हस्कपुर हो गई और दूसरी आपकी जस्कपुर हो गई। तो हुविस्क, ये हविस्क है जिसने 2 सिटीज बसाई हैं, हुस्कपुर और जुस्कपुर, दोनों कहाँ हैं, कश्मीर में है। क्लियर है, ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है। इसके बाद वासुदेव जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट रूलर था, ये जो है संभवतः अंतिम शासक था कुषाण वंश का। अब इसके बाद हम देखेंगे शुंग वंश। क्या देखेंगे, शुंग वंश यानी कि शुंगा डायनेस्टी। तो शुंग वंश की अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर हैं ब्राह्मण मौर्य कमांडर पुष्यमित्र शुंग। इसके अगर हम बात करें फाउंडर की, तो ये हैं ब्राह्मण मौर्यन कमांडर। ब्राह्मण मौर्य सेनापति हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इन्होंने बृहद्रथ की हत्या की थी। इन्होंने किसकी हत्या की थी, किल्ड बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था बताइए, पढ़ चुके हैं आप। बृहद्रथ था मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर। बृहद्रथ कौन था, मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर। क्लियर है ये चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गए फाउंडर की बात। तो फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग है, आपने इसको समझ लिया। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में ही ग्रीक अटैक्स होते हैं इंडिया में। ठीक है, भारत पर यूनानी आक्रमण होते हैं पुष्यमित्र शुंग के समय में। और इसका जो पौत्र है पौत्र वासुमित्र। ठीक है, वासुमित्र जो है वो पौत्र है किसका, पुष्यमित्र शुंग का। पौत्र मतलब कि ग्रैंडसन। और किसका सन था वो, अग्निमित्र का। तो देखो ये समझो, पुष्यमित्र शुंग है, उसका बेटा है अग्निमित्र और उसका बेटा है वासुमित्र। तो जो वो वासुमित्र है उसने हिंद यूनानी सेना को पराजित किया था। ठीक है, इंडो ग्रीक जो सेना थी उसको पराजित किया है किसने, उसको वासुमित्र ने पराजित किया है। क्लियर है ये चीज। तो आते हैं हम सीधे पुष्यमित्र शुंगा के बारे में। तो इसने कुछ यज्ञ किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं।
पुष्यमित्र शुंग ने कुछ यज्ञ किए हैं, ठीक है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 इसने किए अश्वमेध यज्ञ, और एक किया इसने राजसूय यज्ञ, ठीक है। एंड 1 राजसूय, एक आपका हो गया अश्वमेध यज्ञ और दूसरा आपका हो गया राजसूय यज्ञ। क्लियर है ये चीज? तो जो ये अश्वमेध यज्ञ है, इसके पुरोहित थे पतंजलि। इसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। ये क्या थे? पुरोहित। पुरोहित थे पतंजलि, जिन्होंने लिखा है महाभाष्य। क्या लिखा है? महाभाष्य। इन्होंने क्या लिखा है? महाभाष्य। पतंजलि जो है इस यज्ञ के पुरोहित थे और इन्होंने महाभाष्य लिखा है, ठीक है। और महाभाष्य क्या है? एक टीका ग्रंथ है, यानी कि कमेंट्री है, ठीक है। ये क्या है? टीका ग्रंथ या कमेंट्री लिटरेचर है, या कमेंट्रीज ऑन अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, अगर आपने हमारे लेक्चर्स को फॉलो किया है। तो अष्टाध्यायी जो है ये किसकी रचना है? ये रचना थी पाणिनि की। किसकी रचना थी ये? पाणिनि की। तो पाणिनि की रचना थी अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी की कमेंट्री है या टीका ग्रंथ है महाभाष्य, जिसको लिखा है पतंजलि ने। पतंजलि कौन है? अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित है, जो कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। क्लियर है ये चीज? अगर हम देखें यज्ञ की, अगर हम बात करते हैं, तो वाकाटक रूलर थे, वाकाटक नरेश थे प्रवर सेन प्रथम। कौन थे? प्रवर सेन प्रथम। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट बना के, ठीक है। वाकाटक रूलर कौन है? वाकाटक रूलर प्रवर सेन फर्स्ट। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने यज्ञ कराए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे प्रवर सेन ने, जो कि कौन थे? वाकाटक नरेश थे। नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही एक कदम्ब रूलर थे, क्या नाम था? मयूर शर्मन। कदम्ब रूलर यानी कि कदम्ब नरेश मयूर बर्मन, मयूर शर्मन, उन्होंने 18 यज्ञ कराए थे। उन्होंने कितने यज्ञ कराए थे? 18 यज्ञ कराए थे। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अब हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम देखेंगे इसका बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है। तो बुद्धिज्म को लेके इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। बुद्धिज्म को लेकर जो भी इसका दृष्टिकोण होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो ही वॉज जनरली अगेंस्ट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का ये विरोधी था। अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान, अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान, दिव्यावदान के अनुसार इसने 84,000 स्तूपों को डिमोलिश किया था।
84,000 stupas were demolished by पुष्यमित्र शुंगा. It is written in दिव्यावदान. दिव्यावदान में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों का नाश किया था. ठीक है. एंड इन साकल, यानी कि साकल आप प्रेजेंट टाइम में देखो तो सियालकोट पाकिस्तान, वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क के जो कटे हुए सर लाकर देगा उसको 100 दिनार अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया. ठीक है. साकल है सियालकोट में, और वहां पे इसने कहा कि जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क को उनका कटा हुआ सिर लाके देगा, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क का यानी जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका कटा हुआ सर लाके देगा, उसको 100 दिनार इनाम में दिया जाएगा, ऐसा साकल में लिखा हुआ. साकल जो आपका सियालकोट है प्रेजेंट टाइम में, वहां पे इसका एक इंस्क्रिप्शन में लिखा मिलता है कि ऐसा कहा था पुष्यमित्र शुंग ने. बट देयर आर सम पॉइंट टू रिमेंबर. कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे कि जहां से थोड़ा सा इस बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि एक तरफ ये दिव्यावदान में लिखा है कि 84,000 स्तूपों का इसने नाश किया. ठीक है. वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ही डबल्ड द साइज ऑफ स्तूपा ऑफ सांची. doubled the size of स्तूपा ऑफ सांची. सांची का जो स्तूप है उसके आकार को दुगना करवाया था पुष्यमित्र ने. एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है हु डबल्ड द साइज ऑफ स्तूपा ऑफ सांची, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पुष्यमित्र शुंगा. इसके अलावा एक और चीज देखने को मिलती है, एक आपका शब्द लिखा हुआ है सुंगन रंजे. क्या है? सुंगन रंजे. इसको ध्यान से समझिएगा. सुंगन रंजे, ये लिखा हुआ है रिटन ऑन तोरण गेट. तोरण द्वार पे, तोरण गेट पे, किसके? भरहुत स्तूप के. तोरण गेट ऑफ भरहुत स्तूपा. जो भरहुत स्तूप है वहां पे तोरण गेट पे लिखा हुआ है सुंगन रंजे. और सुंगन रंजे का मीन्स क्या होता है इसको आप समझ लेंगे तो यहां पे आपको ये पता चलेगा कि मैं किस बिहाफ में यहां पे बता रहा हूं. तो सुंगन रंजे का मीन्स होता है पार्ट ऑफ स्तूपा विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय सुंगाज. पार्ट ऑफ स्तूपा विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय सुंगाज. मतलब कि जो भरहुत का स्तूप है उसके तोरण द्वार पे लिखा हुआ है सुंगन रंजे, जिसका मतलब होता है, सुंगन रंजे का अगर हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ ये होता है कि स्तूपा का वह भाग जिसे किसने बनवाया? जिसे बनवाया सुंगा ने, यानी जो सुंग डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने बनवाया. ऐसा लिखा हुआ है तोरण द्वार पे. किसके तोरण द्वार पे? तो आपके भरहुत के स्तूप का जो तोरण द्वार है वहां पे. अच्छा, यहाँ पे आपको ये तोरण द्वार, स्तूपा, इन सब के बारे में भी समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा. तो हम एक नॉर्मली आपको जो भी स्तूपाज हैं, जो मंदिर है, मंदिरों की शैलियां हैं, इन सब के बारे में हम आपको अलग से एक सीरीज में पूरा समझा देंगे. जैसे स्तूपा है तो स्तूपा में तोरण द्वार क्या होता है और भी उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं स्तूपा के, वो सभी आपको समझा दिया जाएगा. ठीक है. अभी हम देखते हैं, इसके बाद में पुष्यमित्र शुंगा हो गया है. इसके बाद हम देखेंगे भागभद्र के बारे में. इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. अब हम देखेंगे भागभद्र के बारे में. ये जो सुंग डायनेस्टी है उसका ये 9th रूलर था, 9वां शासक था.
देखिए हिस्ट्री में आपको पीएचडी नहीं करनी है ना, इसलिए बीच के हमने हटा दिया, वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सीधे हम 9th रूलर पे आते हैं, भागभद्र। तो जो भागभद्र है, तो भागभद्र में क्या आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज तो ये 9th रूलर था। ठीक है, भागभद्र का समय आने तक क्या हुआ कि इससे पहले जो इन लोगों की कैपिटल हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पाटलिपुत्र की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी उपयोगिता है, जो उसका महत्व है, वो घटता चला जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्राज इम्पोर्टेंस डिक्रीजिंग। ठीक है, तो उसकी जगह पे विदिशा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर के रूप में स्टैब्लिश हो चुका होता है बालभद्र के समय तक। ठीक है, जो बालभद्र आपका 9वां शासक है शुंग वंश का, उसका समय आते आते जो शुंग डायनेस्टी है उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका था विदिशा, और विदिशा में ही भागभद्र की दरबार यानी कि कैपिटल हुआ करती थी। तो उसके कोर्ट में हेलियोडोरस आया था, जो कि एम्बेसडर था एंटियालकीड्स का। ठीक है, इसका जो कोर्ट था, कोर्ट कहाँ, विदिशा, वहां पे आया था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस कौन है, राजदूत है एंटियालकीड्स का। ठीक है, एंटियालकीड्स का एम्बेसडर है हेलियोडोरस, एम्बेसडर ऑफ एंटियालकीड्स। एंटियालकीड्स का राजदूत था हेलियोडोरस, जो आया भागभद्र के दरबार में और उसने भागवत धर्म को अपनाया, एडॉप्टेड भागवतिज्म। ठीक है, भागवत धर्म को अपनाया किसने, हेलियोडोरस ने। ठीक है, अब हम देखते हैं सुंगा डायनेस्टी का 10th एंड लास्ट रूलर, 10th एंड लास्ट रूलर, 10वां और अंतिम शासक। तो 10वां और अंतिम शासक है देवभूति। कौन है, देवभूति। देवभूति वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। क्लियर है ये चीज। तो इसने इसका अमात्य था, यानी कि मंत्री इसको हम बोलते हैं वासुदेव कर्णव। इसका अमात्य है वासुदेव कर्णव। ठीक है, वासुदेव कर्ण अमात्य था देवभूति का, और इसने देवभूति की हत्या करके एक नई डायनेस्टी, एक नया वंश स्थापित किया, जिसको बोलते हैं कण्व वंश। क्या बोलते हैं, कण्व वंश या कण्व डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी। क्लियर है ये चीज। तो हमने क्या देखा कि पुष्यमित्र शुंग ने स्टैब्लिश किया मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर बृहदत्त को मार के शुंगा डायनेस्टी, शुंग वंश। ठीक है, और उसके बाद लास्ट रूलर था इनका देवभूति, जिसको मारा वासुदेव कर्णव ने, और एक नया वंश, एक नया आपका डायनेस्टी बनाया, कर्णव डायनेस्टी। क्लियर है यहां तक। तो आपका ये शुंग का भी यहाँ पे काम खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आंध्र सातवाहन। क्या देखेंगे, आंध्र सातवाहन। आप सीधे सीधे कह सकते हैं सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश अगला हमारा क्या टॉपिक होगा इस लेक्चर में, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो इन पोस्ट मॉडर्न एज रूल ऑफ सातवाहन, सातवाहनाज इन डेक्कन रीजन, जो आपका दक्कन का क्षेत्र है। तो मौर्यन जो आप देखेंगे, जो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, वहां पे दक्कन पे किसका राज था,
तो सातवाहन का, तो ये कहाँ पे थे, ये थे डेक्कन में, ठीक है, डेक्कन रीजन जो है, दक्कन क्षेत्र, वहां पे इनका शासन था। इट वॉज द फर्स्ट नोन डायनेस्टी ऑफ महाराष्ट्र, फर्स्ट नोन डायनेस्टी ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है ये चीज। इसके बाद हम देखते हैं दिस डायनेस्टी हैड लॉन्गेस्ट पीरियड इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। जो आपका मौर्योत्तर काल है, जो आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, उसमें कई सारी डायनेस्टीज आती हैं, ठीक है, आपकी सुंगा डायनेस्टी है, कुषाण है, ऐसे बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं। उनमें सबसे लंबे समय तक जिस डायनेस्टी ने रूल किया है वो कौन सी है, वो सातवाहन डायनेस्टी है, ठीक है। सातवाहन वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। किस समय काल की हम बात कर रहे हैं, पोस्ट मौर्यन है, जिसको मौर्योत्तर काल बोलते हैं। तो मौर्योत्तर काल में जो भी वंश रहे हैं उनमें सबसे लंबा शासन काल रहा आपके सातवाहन वंश का, ठीक है। इनको पुराणों में क्या कहा गया है, आंध्र भ्रात्य, इन पुराणों में क्या कहा गया है, आंध्र भ्रात्य या फिर आंध्र जातीय, आंध्र भ्रात्य या आंध्र जातीय इनको कहा गया है पुराणों में। भ्रात्य है ये, ठीक है, ये क्या है, भ्रात्य। देखिए हम कोशिश करते हैं कि ना हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत हो और ना ही इंग्लिश मीडियम वाले को, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अगर थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करेंगे तो आप किसी भी मीडियम से होंगे, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, जिन लोगों को बिल्कुल ही हिंदी ही नहीं आती है, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया से है ही नहीं, शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बट जिसको जनरली जो बोलता है हिंदी है, जैसे हम लोगों की मातृभाषा जो है, हमारी मदर टंग है, वो हिंदी है, बहुत लोगों की नहीं है। तो जैसे कुछ लोग हिंदी बोलते हैं बट उनका जो पढ़ाई में जो मीडियम है वो इंग्लिश है, तो उनको हमारे लेक्चर जरूर समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश के सभी टर्म्स को यूज़ करते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते हैं और हम हिंदी में भी समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो दोनों के लिए, आप लोगों के लिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद सम सेज अनार्य, सम सेज अब्राह्मण एंड मैक्सिमम ब्राह्मण। तो क्या यहाँ पे बात हो रही है कि इनको सातवाहन को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि ये कौन थे, आर्य थे, अनार्य थे, ब्राह्मण थे, क्या थे, वैसे थे, शूद्र थे, सबको लेके कॉन्फ्लिक्ट है। तो तीन आपकी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सातवाहनाज वर, एक तो कहते हैं कि अब्राह्मण, मतलब कि अब्राह्मण यानी वो ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है। कुछ कहते हैं अनार्य, मतलब कि वो आर्य नहीं थे। और एक और पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है कि वो थे ब्राह्मण, और यही जो है मैक्सिमम लोग मानते हैं। तो अधिकांश विद्वानों का, अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि सातवाहन क्या थे, ब्राह्मण थे। और सातवाहनों के, अगर हम ये चीज नोट हो गई, तो अब हम आते हैं इनके फाउंडर पे, इनके कुछ रूलर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर की अगर हम बात करें, यानी किसने स्थापना की थी सातवाहन वंश की, तो वो थे सिमुक। कौन थे? सिमुक। सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। इसके बाद इसके यंगर ब्रदर हैं, यानी छोटे भाई हैं सिमुक के, सॉरी इट्स नॉट कान्हा, इट्स कान। सिमुक के बाद नेक्स्ट हिज यंगर ब्रदर, यानी कि छोटे भाई। छोटे भाई का नाम है कान या कृष्ण। सिमुक के छोटे भाई का नाम है कान या कृष्ण, जिसने कि सिमुक के बाद में रूल किया। लेकिन हम अगर देखते हैं इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग, हम कहते हैं ना कौन सा राजा कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, हम लोग रूलर की जब बात करते हैं तो किसका कैसा इंपैक्ट रहा उस पर डिपेंड करता है।
तो अगर हम देखें इनका पहला इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, मतलब इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहा है हिस्ट्री में, तो वो है सातकर्णी प्रथम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम was the first important ruler of सातवाहन डायनेस्टी। क्लियर है? बट अगर हम देखें कि जेनिथ यानी कि अपने उत्कृष्ट स्तर पे कब पहुंचा सातवाहन, ठीक है, जेनिथ ऑफ सातवाहन, जेनिथ ऑफ सातवाहनाज, तो ये है टाइम पीरियड ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी एंड हिज सक्सेसर ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ये आपके सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं किसके? गौतमी पुत्र सातकर्णी के। तो इन दोनों के समय पे कहा जाता है कि सातवाहन वंश का वो उत्कृष्ट काल था। इट वॉज द जेनिथ ऑफ सातवाहन डायनेस्टी एट द टाइम ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी एंड वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। क्लियर है ये चीज? इसका एक जनरल है कि इसका स्टेब्लिशमेंट होता है, अगर हम इसका स्टेब्लिशमेंट देखें, स्थापना देखें, तो 2nd सेंचुरी में, 2री सदी में इसकी स्थापना होती है और 3rd सेंचुरी में ये खत्म होता है, डिमोलिश हो जाएगा। क्लियर है? इनके शकों के साथ में जो शक डायनेस्टी है उससे भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, जिसको हम बोलते हैं शक सातवाहन संघर्ष। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब इंपॉर्टेंट होगा, अभी यहाँ पे नहीं। तो हम सीधे आते हैं इनके कुछ रूलर्स के बारे में। ठीक है, 2-3 रूलर्स हैं इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ के और इस पोस्ट मॉडर्न को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सातकर्णी फर्स्ट के बारे में। सातकर्णी प्रथम, इसने भी 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया। 2 अश्वमेघ यज्ञ एंड 1 राजसूय। ठीक है, 1 अश्वमेघ यज्ञ और दो अश्वमेघ यज्ञ और 1 आपका है राजसूय यज्ञ। क्लियर है ये चीज? इसकी कैपिटल थी सातकर्णी की, जो राजधानी थी सातकर्णी प्रथम की, वो थी प्रतिष्ठान या पैठान। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये है प्रतिष्ठान या पैठान। प्रतिष्ठान या पैठान ये क्या है? कैपिटल है सातकर्णी प्रथम की। ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठान कैपिटल है सातकर्णी प्रथम की। और ये प्रतिष्ठान या पैठान कहाँ पे है? तो ये है ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी इन महाराष्ट्र। ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है प्रतिष्ठान या पैठान, जो कि कैपिटल थी, राजधानी थी सातकर्णी प्रथम की। सातकर्णी फर्स्ट हु एस्टैब्लिश्ड सोवरेनिटी ऑफ सातवाहनास इन साउथ इंडिया। इसी ने क्या किया है? एस्टैब्लिश की सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता जो थी सातकर्णी प्रथम ने स्थापित की सातवाहनों की पहली बार,
दक्षिण भारत में, ठीक है, सोवरेनिटी ऑफ सातवाहनाज इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में सातवाहनों की संप्रभुता स्थापित करने वाला पहला शासक था सातकर्णी प्रथम। He was the first who established sovereignty of Satavahanas in South India. He issued silver coins on the name of his wife Nayanika after अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या है इसको समझिए कि इसने कॉइन्स इशू किए थे सिल्वर के, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स ऑन द नेम ऑफ his wife नायनिका। वाइफ है नायनिका, तो नायनिका के नाम पर चांदी के सिक्के इशू किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे सातकर्णी प्रथम ने। और उस पर किसका फिगर बना था, आकृति बनी थी फिगर ऑफ हॉर्स, अश्व की, फिगर ऑफ हॉर्स, अश्व की यानी घोड़े की, हॉर्स की आकृति क्यों थी, क्योंकि जो सिल्वर कॉइन इशू किए थे ये किए थे आफ्टर अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बाद में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए अपनी पत्नी नायनिका के नाम पे, और उन पर घोड़े की आकृति यानी कि हॉर्स का फिगर बना हुआ था। एंड जब डेथ होती है सातकर्णी फर्स्ट की, तो उसके बाद नायनिका रूल करती है एज रीजेंट यानी कि संरक्षिका के रूप में, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ पे बात हो रही है कि इसकी हो गई डेथ, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, क्लियर है ये चीज। अब इसके दो माइनर सन थे, टू माइनर सन ऑफ सातकर्णी, इनकी रीजेंट यानी कि संरक्षिका बनी नायनिका। क्या आप समझ रहे हैं कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी संरक्षिका के रूप में शासन करती है, किसकी संरक्षिका के रूप में, उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में, क्लियर है ये चीज। इसके बाद हम बात करेंगे हाल। हाल भी आपके एक रूलर है, ठीक है। सातकर्णी प्रथम की यही सारे पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगले कौन है, अगले आपके आएंगे हाल, ठीक है। सातकर्णी फर्स्ट के बाद में आपके आएंगे हाल। तो यहाँ पे हाल वाले में क्या सीन आप देखेंगे कि नायनिका की डेथ हो जाती है, ठीक है। सातकर्णी फर्स्ट के बाद में नायनिका जो है वो गार्जियन बन के, ठीक है, रीजेंट बन के यानी कि संरक्षिका बन के अपने दो अल्पवयस्क पुत्रों की वो रूल कर रही थी। अब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद का जो आपका सातवाहन डायनेस्टी है ना, उसका वो कुछ पीरियड ना एक अंधकारमय था, एकदम डार्क हिस्ट्री थी उस पीरियड की। तो उसमें उस डार्क हिस्ट्री में, उस अंधकारमय इतिहास में एक पीसफुल रूलर आता है, ठीक है, एक पीसफुल रूलर आते हैं जिनका नाम है हाल। ये क्या है, पीसफुल रूलर हैं यानी कि शांतिप्रिय शासक हैं, और उसके साथ ही साथ ये विद्वान शासक भी हैं, यानी कि ये रूलर भी हैं और स्कॉलर भी हैं। अब जब स्कॉलर की बात आती है, तो जब भी आप बात करेंगे एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, अपने हिस्ट्री में जब भी आप बात करते हैं कि वो एक विद्वान थे, एक स्कॉलर थे, तो उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई किताब आपको जरूर पता होती है। तो इनकी भी एक किताब थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। क्या नाम था, गाथा सप्तशती।
सती। गाथा सप्तसती वॉज द बुक ऑफ हाल। हाल उसके ऑथर थे और ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में लिखी गई है गाथा सप्तसती। क्लियर है ये चीज? हाल जो है वो एक पीसफुल रूलर थे, स्कॉलर थे और इनकी बुक थी। अब वहां पे जब भी आप हिस्ट्री में कभी स्कॉलर की बात करते हैं तो उनकी बुक के बारे में जरूर पढ़ते हैं। उस समय स्कॉलर हैं तो आपकी बुक्स वगैरह एक क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलता था उनके लिटरेचर में, उनके बुक्स में। आज के समय स्कॉलर्स की डेफिनेशन बदल गई है। आजकल में कौन विद्वान है कौन नहीं है, इसको लेके कुछ भी कहना एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना होगा, जो हम नहीं चाहते हैं। बट आप इतना समझिए कि आज के समय में स्कॉलर बात ही अलग हो चुकी है। एनीवेज, देयर वर मैनी स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट। बेसिकली आई विल नोटिफाई 2 स्कॉलर्स। 2 स्कॉलर आप मेनली देखेंगे, ठीक है, स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट। 2 आपको नाम हम प्रमुख रूप से बताएंगे जो आपको याद रखना है। एक है सर्ववर्मन, सर्ववर्मन, और दूसरे हैं गुणाढ्य। गुणाढ्य, ठीक है, एक है सर्ववर्मन और एक है गुणाढ्य। और जो सर्ववर्मन है उनकी भी एक पुस्तक है और गुणाढ्य की भी एक अपनी पुस्तक है। सर्ववर्मन की पुस्तक का नाम है कातंत्र। क्या नाम है? कातंत्र। Katantra was the book of Sarvarman, who was a scholar in the court of Hal, and Hal is the ruler of Satavahan dynasty. And the book of the Gunad is Vrihat Katha. इनकी बुक का नाम था वृहत कथा। क्या है इनकी बुक का नाम? वृहत कथा। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम अगले इंपॉर्टेंट रूलर देखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगले इंपॉर्टेंट रूलर आपके हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ही एंडेड द डार्क एरा ऑफ सातवाहन्स नोन एज रिवाइवल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। तो हमने बताया कि एक डार्क हिस्ट्री चली आ रही थी, एक अंधकारमय समय चल रहा था सातवाहन काल का, नायनिका की डेथ के बाद में। तो आगे चलकर एक रूलर आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनको कहा जाता है सातवाहन वंश का पुनरुद्धारक। सातवाहन वंश का पुनरुद्धारक, यानी कि रिवाइवल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में सीधे सीधे आपसे फैक्ट पूछ सकता है कि विच रूलर इज नोन एज द रिवाइवल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। तो द रूलर इज गौतमीपुत्र सातकर्णी। ही वॉज वेरी काइंड एंड डिड नॉट यूज वायलेंस इवन ऑन हिज क्रिमिनल एनिमीज। वो बहुत ही दयालु था, यहाँ तक कि उसने जो उसके शत्रु हुआ करते थे उनके खिलाफ भी उसने हिंसा का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है। ग्रेट सपोर्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म, ही न्यू ऑल द स्क्रिप्चर्स। सभी आगमों का, सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान था। ठीक है, सभी आगम शास्त्रों का उसको ज्ञान था। ठीक है, ही न्यू ऑल द स्क्रिप्चर्स। ही वॉज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मण धर्म का प्रकांड परिपोषक।
ब्राह्मण धर्म का प्रकांड परिपोषक, ग्रेट सपोर्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, आप इसको लिख लीजिएगा, या चलिए मैं लिख दूं, नहीं तो आप लोग छोड़ देंगे। ग्रेट सपोर्टर ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण धर्म का प्रकांड परिपोषक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, वर्ड यूज फॉर हिम, ए ब्राह्मण, ठीक है, एक ब्राह्मण, और यूनिक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, यूनिक ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण भी इसके लिए प्रयोग किया गया है। ही वॉज द पैट्रन ऑफ वेदास, वेदों का आश्रयदाता, ठीक है, या प्रोवाइडर ऑफ शेल्टर, वेदों का आश्रयदाता, ठीक है। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि पैट्रन ऑफ वेदास है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोवाइडर ऑफ शेल्टर, या शेल्टर प्रोवाइडर ऑफ वेदास, ठीक है। क्या इसको कह सकते हैं, शेल्टर प्रोवाइडर ऑफ वेदास या पैट्रन ऑफ वेदास। ही ट्राइड टू इस्टेब्लिश वर्णा सिस्टम, रीइस्टेब्लिश वर्णा सिस्टम एंड स्टॉप्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वर्णास। ही ट्राइड टू रीइस्टेब्लिश वर्णा सिस्टम। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, जो आपका वर्ण सिस्टम था, उसको रीइस्टेब्लिशमेंट, उसके रीइस्टेब्लिशमेंट का प्रयास किया, उसके रीइस्टेब्लिशमेंट का प्रयास किया था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो वर्ण सिस्टम है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, यानी संकर, वर्ण संकर जो व्यवस्था आ रही थी, वर्णों का संकरण हो रहा था, उसका भी इन्होंने उसको रोका, ठीक है। ही स्टॉप्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेदास, ही स्टॉप्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेदास। लेकिन आप ये समझिए कि अगर उसने वर्ण सिस्टम को रीस्टैब्लिश यानी कि पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, तो इसका कहीं से ये मतलब नहीं था कि ये हीन जातियों को, निम्न जातियों को सपोर्ट करता था। ये कहीं से भी जो शूद्र थे या हीन जाति के लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके लिए असहिष्णु नहीं था, सॉरी, उनके लिए असहिष्णु था, यानी कि इनटॉलरेंट था। क्या था? इनटॉलरेंट था लोअर कास्ट के लिए। उसने वर्ण सिस्टम को रीस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। उसने क्या किया कि जो वर्ण सिस्टम है उनमें उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, वर्ण व्यवस्था को, लेकिन कहीं से भी हीन जातियों के प्रति वो इनटॉलरेंट था, ठीक है, वो टॉलरेंट नहीं था उनके लिए, ठीक है, ये चीज क्लियर है। हीन जातियों के लिए वो क्या था? इनटॉलरेंट था। हीन जातियों के लिए, लोअर कास्ट के लिए वो क्या था? इनटॉलरेंट था, ठीक है। और अभिलेखों में इसके लिए जो ये लोअर कास्ट का जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, इनटॉलरेंट फॉर लोअर कास्ट एंड शूद्रास। तो इसके लिए अभिलेखों में, रिकॉर्ड्स में, इंस्क्रिप्शन में वर्ड यूज किया गया द्विज एंड अवर। द्विज एंड अवर यानी कि वही वर्धन करने वाला। क्लियर है ये चीज? लोअर कास्ट जो है, द्विज और अवर हैं, ये लोअर कास्ट है, इनका वर्धन करने वाला कहा गया है, ठीक है। द्विज और अवर क्या है? ये लोअर कास्ट है उस समय की। ये क्या है? लोअर कास्ट हैं, और उनका वर्धन करने वाला कहा गया है किसको? जो आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसको देख लेते हैं। तो अब हमारा सातवाहन में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। ये चीज आपकी क्लियर हो गई है। अब हम देखेंगे वशिष्ठिपुत्र पुलमावी।
अगला है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ही वॉज द कंटेम्परेरी रूलर ऑफ टू रूलर ऑफ कार्दमक डायनेस्टी। कार्दमक वंश के दो राजाओं का ये समकालीन था। ठीक है, कार्दमक वंश है कंटेम्परेरी ऑफ टू रूलर ऑफ कार्दमक डायनेस्टी। कौन से हैं वो दो रूलर, उनका नाम देख लीजिए। एक आपके हैं चष्टन और दूसरे हैं रुद्रदामन। चष्टन और दूसरे हैं रुद्रदामन। चष्टन और रुद्रदामन ये दो कंटेम्परेरी रूलर थे कार्दमक डायनेस्टी के। किसके कंटेम्परेरी थे ये लोग? तो ये वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के कंटेम्परेरी थे, यानी कि समकालीन थे। और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बारे में दो बार मेंशन किया गया है गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, इनको टू टाइम्स इनको बारे में क्या कहा गया है? मेंशन किया गया, टू टाइम्स मेंशन इन जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में इनका दो बार मेंशन किया गया है। अच्छा ये बताइए, जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किसका है? तो आपका आंसर होना चाहिए ये रुद्रदामन का है। किसका है? रुद्रदामन। क्लियर है ये चीज? रुद्रदामन का है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। इसके टाइम पे सातवाहन में आंध्र प्रदेश पर, सातवाहनों ने क्या किया? आंध्र प्रदेश पर अधिपत्य कर लिया, यानी पोजीशन ले लिया। इसीलिए इसको आंध्र प्रदेश का राजा भी कहा जाता है। समझिए इस बात को कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय में ही जो सातवाहन थे उनका पोजीशन हो जाता है आंध्र प्रदेश पर पहली बार। ठीक है, जो आपका आंध्र प्रदेश है उस पे पहली बार जो आधिपत्य स्थापित होता है सातवाहनों का, किसके समय में होता है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय में होता है। इसीलिए इसे रूलर ऑफ आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश का राजा भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश का राजा, ये टर्म यूज किया जाता है, रूलर ऑफ आंध्र प्रदेश, रूलर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राजा भी कहा जाता है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को। और अमरावती के लेख में पहला जो सातवाहन शासक है जिसका लेख मिलता है, ठीक है, जिसके बारे में लिखा हुआ मिलता है, अमरावती का जो लेख है, अमरावती का जो इंस्क्रिप्शन है, लेख है, आप रिकॉर्ड कह लो, कुछ भी कह लो, जो अमरावती का लेख है उसमें पहली बार अगर किसी सातवाहन शासक के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है, पहली बार किसी को मेंशन किया गया है, किसी सातवाहन रूलर को अमरावती के इंस्क्रिप्शन में, रिकॉर्ड में, तो वो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है, इसके बाद अगला आपका हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है यज्ञ श्री सातकर्णी। अगला आपका इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? यज्ञ श्री सातकर्णी। तो यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में अगर हम समझें तो ये एक प्रसिद्ध शासक था, फेमस रूलर था, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनास। सातवाहन वंश का अंतिम मुख्य शासक था। ठीक है, अंतिम प्रसिद्ध शासक था। अगर हम जो मेन रूलर्स होते हैं उनकी बात करें तो ये मेन रूलर्स में लास्ट था। ठीक है, इसने अपने सिक्के चलाए थे। ठीक है, इशूड कॉइन्स,
देखिए यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि सातवाहन वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था, हु वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। तो आपका आंसर होना चाहिए यज्ञश्री सातकर्णी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन डायनेस्टी का, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है, ठीक है, लास्ट रूलर की अगर हम बात करें तो वो आपका होगा पुलुमावी फोर्थ, ठीक है, पुलुमावी चतुर्थ जो है वो सातवाहन डायनेस्टी का, सातवाहन वंश का आखिरी शासक रहेगा। खैर अभी हम इसको बताते हैं। तो इसने अपने सिक्के इशू किए थे, जारी किए थे, जिस पर आपको तीन आकृतियां देखने को मिलती हैं। एक तो होगी आपकी फिश यानी कि मछली, दूसरा होगा कोंच या आप इसको कहते हो सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं शंख, और एक आपका हो जाएगा शिप यानी कि जहाज। ठीक है, ये तीन आकृतियां इसके सिक्कों पर देखने को मिलती हैं। और पॉर्जिटर एक स्कॉलर हैं पॉर्जिटर, उनके अनुसार इसी के शासनकाल में पुराणों का पुनः संपादन हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पारजीटर, अकॉर्डिंग टू पारजीटर, री-एडिटिंग ऑफ पुराणास, पुराणों का पुनः संपादन, पुराणों का पुनः संपादन किसके एरा में होता है, किसके शासनकाल में होता है, यज्ञश्री सातकर्णी के टाइम पीरियड में। ठीक है, बुद्धिस्ट फिलोसोफर जो नागार्जुन थे, आपने इससे पहले पढ़ा होगा, तो जो बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुन थे वो भी इसके दोस्त थे। ठीक है, और इस डायनेस्टी का, सातवाहन डायनेस्टी का अंतिम जो रूलर है वो है पुलुमावी फोर्थ। ठीक है, अगर हम देखें लास्ट रूलर तो ये है पुलुमावी फोर्थ, पुलुमावी चतुर्थ जो है वो अंतिम रूलर हैं सातवाहन वंश के। अब कुछ फैक्ट हैं सातवाहनों के बारे में, इसको आप फटाफट से, तीन चार फैक्ट है, कुछ पांच छह, मेरे ख्याल से 5 या 6 फैक्ट हैं, उनको नोट कर लीजिए और इसी के साथ आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कल्चर और लिटरेचर वाला पार्ट है वो सब हम आपको इकट्ठा मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एक साथ हम बताएंगे। ठीक है, तो सातवाहन की अगर हम बात करें, कुछ इनके फैक्ट की बात करें, तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो राजकीय भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज वो थी प्राकृत। सरकारी भाषा, राज्य भाषा, कुछ भी कह लो, राजकीय